Today we'll start with P block elements, and in P block elements we are going to cover group 13 and group 14 in this lecture series. ठीक है, तो ये तुम लोगों को 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब P block के लिए अगर हम लोगों को कोई बुक रेफर करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड पार्ट 2। ठीक है, तो तुम लोगों को ये पता चल जाएगा एनसीईआरटी में सब कुछ इसके रिगार्डिंग। अब आज हम लोग जस्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट देखने वाले पी ब्लॉक का। तो पहले बात मतलब मुझे बताओ पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर विल टेक हार्डली 3 lectures। तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ओके। अब इन सब के हम लोगों ने न्यूमोनिक्स तो पहले से पढ़ के रखे ही है। ग्रुप 13 के लिए मैंने क्या पढ़ाया था? बैगेट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसका न्यूमोनिक क्या था? तो इसका न्यूमोनिक था बैगेट। ठीक है, BAGIT, खत्म। अब ग्रुप 14 के लिए क्या था? केमिस्ट्री, सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं। केमिस्ट्री, सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ग्रुप 15 के लिए क्या था? इसमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, तो ये था न्यूमोनिक ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए। अब ग्रुप 16 के लिए क्या था? ओ शिवा, सी द पॉट। ठीक है, तो ओ शिवा सी द पॉट, ओ शिवा सी द पॉट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो ओ शिवा सी द पॉट। ठीक है, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ईट। एक छोटी सी मिस्टेक की है मैंने, एस्टेटिन के यहाँ पे मैंने आर्सेनिक लिख दिया था, तो रेक्टिफाई कर दो इसे, एस्टेटिन 80। ठीक है, अब ग्रुप 18 जरा ऊपर से स्टार्ट होता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, आरएन। ठीक है, तो इसका कैसे था? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन करें। तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है, तो ये हम लोगों के निमोनिक्स है। एंड अभी तक सबको ये इतना तो अच्छे से याद रहना ही चाहिए, पूरा प्रोडक्ट टेबल हम लोगों ने कवर किया है, हर एक निमोनिक्स हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर हम लोगों को पता रहने चाहिए। एंड एटॉमिक नंबर पता रहने के लिए मैंने तुम लोगों को मैजिक नंबर पढ़ाए थे, तो मैजिक नंबर देख लेते हैं। 8, चलो कर लेते हैं। 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो ये था नोबल गैस फैमिली के लिए। एंड नोबल गैस की फैमिली में हीलियम से स्टार्ट होता है, तो 2, 2+8, 10, 10+8, 18, 18+18, 36, 36+18, 54, 54+32, 86। ठीक है,
तो अगेन बोरॉन के केस में बोरॉन का एटॉमिक नंबर हम लोगों को पता है 5, एंड इसके बाद मैजिक नंबर क्या था 8, 18, 18, 32। सिर्फ ग्रुप 18 के लिए हम लोग 8, 8, 18, 18, 32 यूज करेंगे, एंड उसके बाद बाकी सारे ग्रुप्स के लिए 8, 18, 18, 32 ऐसा है। ठीक है, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 18 कितना हो जाएगा, तो 13 + 18 will become 31, 31 + 18 will become 49, 49 + 32 will become 81। तो ये ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं। ठीक है, अब ग्रुप सॉरी पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक ये एक बहुत स्पेशल ग्रुप आ रहा है बिकॉज इसके अंदर ही मेटालॉइड्स प्रेजेंट है। याद रखना, ओनली पी ब्लॉक कंटेन्स मेटालॉइड्स। अब बोरॉन के केस में थोड़ी एम्बिग्विटी है। बोरॉन कुछ टेक्स्ट बुक्स में तुम लोगों को नॉन मेटल की तरह दिखेगा, मतलब वहां पे लिखा होगा इट इज अ नॉन मेटल, बट हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे एंड विल कंसिडर इट एज मेटलॉइड। ठीक है, तो ये सारे हो गए नॉन मेटल्स। ठीक है, यस तुम लोगों को ये ड्रॉ करना है। अब दीज आर नॉन मेटल्स। अब मुझे बताओ नॉन मेटल्स के नीचे की तरफ जो रहता है, नॉन मेटल्स के, यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल्स या नॉन मेटल्स है बताओ। तो दीज आर मेटल्स, करेक्ट बोल रहे हो। तो दीज आर मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स के ऊपर की तरफ जो है दोज आर, सॉरी नॉन मेटल्स बोल रहा हूँ, मेटालॉइड्स के ऊपर की तरफ जो है दोज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे भी ये सब लिखा था, अभी वापस हम लोग रिपीट करने ही वाले हैं। अब मुझे बताओ इनमें तुम लोगों को अगर पूछा गैसेस कौन कौन है तो वो भी हम लोगों को थोड़ा बहुत याद रहना ही चाहिए। तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रहता है, हम लोगों को पता है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, फ्लोरीन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, फ्लोरीन, एंड ऑल नोबल गैसेस। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ऑल नोबल गैसेस, उनके नाम में ही गैस आ जाता है, तो दे आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। अब मुझे बताओ पी ब्लॉक में एक ऐसा कोई एक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। पी ब्लॉक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? वेरी नाइस, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में और एक ही ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में है? मर्क्यूरी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो उत्तरा। तो मर्क्यूरी, राइट। तो अब यहाँ पे याद रखना, मर्क्यूरी और ब्रोमीन ये दो ही एलिमेंट्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब कई बार गैलियम भी आ जाता है उसमें। ठीक है, गैलियम भी बोला जाता है, बट गैलियम मेल्ट्स एट अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस हम लोगों का रूम टेम्परेचर नहीं होता। तो मैं जो यहाँ पे लिक्विड स्टेट लिख के दे रहा हूँ या फिर गैसियस स्टेट लिख के दे रहा हूँ, दैट इज एट रूम टेम्परेचर। अगर तुम लोगों को बोला कि एट, समझ लो कि 33 या फिर 34 या फिर 37 ऐसे टेम्परेचर पे बोला तो गैलियम भी आएगा। ठीक है, तो गैलियम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले, बट ठीक है। तो देखो हम लोगों को ये सब याद रखना है। ओके, एनसीईआरटी में बोरॉन को नॉन मेटल बोला गया है, बट हम लोग यहाँ पे इसको मेटलॉइड की तरह ही ट्रीट करेंगे। बोरॉन एक्चुअली मेटलॉइड है, तो आई गेस एनसीईआरटी में इसको नॉन मेटल बोला जाता है, और एचएससी के सिलेबस में मेटलॉइड है। ठीक है, बट बोरॉन इज अ मेटलॉइड, तो वो एक छोटी सी मिस्टेक है, उसे इग्नोर करना। ओके, तो चलो आगे बढ़े, ये लिख के हो गया होगा। कंप्लीट कर दो, ये अच्छे से लिखना ये। अब मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, और नॉन मेटल कौन है, ये हम लोगों को हमेशा याद रहना ही चाहिए, बिकॉज हम लोगों को ऑक्साइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एंड ऑक्साइड्स में मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था। मेटल ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो एसिडिक है, एंड बीच में मैंने तुम लोगों को एक निमोनिक भी दिया था, जिसमें मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कवर किए थे। तो ऑक्साइड्स के टॉपिक पे क्वेश्चंस अगर आए तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पता रहना चाहिए कि विच वन इज मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। ठीक है,
तो चलो आगे बढ़े। Sir, 2 minutes. ओके, ये सब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पहले से एक बार रिपीट किया था, सॉरी पहले एक बार पढ़ा है और अभी रिपीट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े, लेट्स कंटिन्यू। किसी का बाकी होगा तो जरा पीडीएफ में से बाद में छाप लेना। अब लेट्स कंटिन्यू विथ सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम लोगों को इसकी स्टेट पता रहनी चाहिए। तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है, तो वो सॉलिड में प्रेजेंट रहते ही है, सारे के सारे मेटल्स। अब कुछ चीजें जो लिक्विड में है, इसका एग्जांपल एक ही है, ब्रोमीन। एंड सम आर देयर इन गैसेस, ठीक है। तो ऑल स्टेट्स आर प्रेजेंट, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल स्टेट्स। अब उसी बदले अगर तुम लोगों को एस ब्लॉक के बारे में पूछा, मैं जस्ट तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, हम लोगों को ये सब स्टडी करना ही है। तो एस ब्लॉक में सारे के सारे क्या है, मेटल्स है जो कि सॉलिड्स रहते हैं। अगर तुम लोगों को एफ ब्लॉक पूछा तो एफ ब्लॉक में भी सारे के सारे सॉलिड्स ही है। एंड अगर डी ब्लॉक पूछा तो डी ब्लॉक में भी सारे के सारे सॉलिड्स है। एक ही एक्सेप्शन है, विच इज मर्क्यूरी, ठीक है। ओके, करेक्ट बोल रहे हो सोहम। यहाँ पे एस ब्लॉक में हाइड्रोजन का एक्सेप्शन आ सकता है, बट वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका रीजन मैं बाद में तुम लोगों को बता दूंगा। बट ठीक है, चाहिए तो लिख सकते हो तुम लोग, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन आएगा, लिख दो ये। ओके, तो चलो, अब ये तो हो गया स्टेट के बारे में। सेकंड, इनका नेचर। तो पी ब्लॉक में मेटल्स प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, एंड मेटालॉइड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये तीनों ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है, मेटल्स रहता है। एक एक्सेप्शन छोड़ दिया हाइड्रोजन का, तो ठीक है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, बट बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहने वाले हैं, तो मेटल्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब याद रखना, दिस इज द ओनली ग्रुप विच कंटेन्स मेटालॉइड्स, ठीक है। तो ये एक स्पेशल सिनेरियो हो गया, मेटालॉइड सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता रहनी चाहिए, विच इज ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ऑफ बॉस प्रिंसिपल, जरा मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताओ। ऑफ बॉस प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन ये लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी फिल किया जाता है, या हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सो हम करेक्ट बोल रहे हो, नया करेक्ट बोल रहे हो, आदित्य करेक्ट, प्रणव करेक्ट। ओके, तो प्रणव करेक्ट आंसर है। इट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम
lower energy orbitals to higher energy orbitals। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को पता रहनी ही चाहिए। अब इन जनरल हम लोगों को पूरे ऑर्बिटल्स की ऑर्डर भी पता रहनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी रहती है, तो 1s की। उसके बाद आता है 2s, देन 2p, 3s, 3p। 3p के बाद अगर ऑर्डर वाइज जाए तो 3d आना चाहिए, और एक्चुअल में क्या आता है 4s, एंड उसके बाद आता है 3d। ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो आदित्य। तो ये ऑर्डर हम लोगों को पता रहनी ही चाहिए, लिखते जाओ इसे जरा। बाद में आता है 5s, 5p, 5p के बाद 5d आना चाहिए था, बट आता है 6s। ठीक है, एक मिनट, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे। हाँ, ओके। तो 3d के बाद आता है 4p, उसके बाद आना चाहिए 5s, 5p, एंड आफ्टर दैट क्या आना चाहिए था, तो उसके बाद आना चाहिए था 5d, बट आ जाता है 4d। समथिंग इज रॉन्ग, सॉरी गाइस। 5s, 4d, 5p, 6s, 5d, 4f, 4f, 6p, 7s, 6d, 5f, एंड 7p। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, ये हम लोगों के ऑफबॉक्स प्रिंसिपल की ऑर्डर है। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रहती है, तो 5p में रहती है, एंड सबसे कम एनर्जी किस में रहेगी, तो 1s में रहेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम लोगों को याद रहनी चाहिए। ओके, 6s के बाद 4f आता है, देयर इज वन मिस्टेक। 6s के बाद 4f आना चाहिए, एंड 7s के बाद 5f आना चाहिए। जरा रेक्टिफाई कर दो इसे। 6s के बाद 4f, 5d, एंड 7s के बाद 5f, 6d। ओके, तो अब इसके बाद हम लोगों को पता रहना चाहिए कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो अगर मैं एस ऑर्बिटल लूँ, तो एस ऑर्बिटल में सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सबशेल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबशेल में प्रेजेंट रहता है 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ सबशेल में प्रेजेंट रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमें ये दो चीजें पता है तो पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जम जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रुप 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, एंड उसके बाद ग्रुप 14 के लिए तुम लोग खुद लिखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एंड थैलियम। ठीक है, अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 18 31, 31 प्लस 18 49, 49 प्लस 32 82। ठीक है, तो ये हम लोगों के एटॉमिक नंबर्स है, एंड जितने एटॉमिक नंबर्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन में, ओके, यहाँ पे थैलियम इज 81, थैलियम इज 81। तो अब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही एटॉमिक नंबर रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एटॉमिक नंबर है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इन ऑर्बिटल्स में फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद बोरॉन। जिस किसी को ये पहले से बहुत अच्छे से आ रहा है, तुम लोग खुद से लिखने की ट्राई करो, उतना अच्छा होगा। ठीक है, तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 5 इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे पहले चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन 1s में, तो 1s2, उसके बाद चले जाएंगे 2s में, एंड फाइनली 1s2 2s2 होने के बाद
4 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन लास्ट चला जाएगा 2p में, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो सोम? ओके, जिस किसी का लिखना बाकी है थोड़ा टाइम दे दो मुझे सिर्फ, ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश करते हैं एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टकट में अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 1s2 जो है, ठीक है, 1s2 मतलब सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन कौन से नोबल गैस में रहता है, तो दे आर प्रेजेंट इन, करेक्ट बोल रहा है अथर्वा, तो ये प्रेजेंट रहते हैं हीलियम में, ठीक है, तो हीलियम 2s2 2p1, ठीक है, आई गेस ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले के पास जाते हैं, नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के केस में 13 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आते हैं, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, उसके बाद 3s आ रहे हैं, तो 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड फाइनली लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 3p1। 3p1 के केस में इसे भी अगर हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 1s2 से लेके 2p6 तक टोटल हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नियॉन, ठीक है, तो करेक्ट बोल रहे हो प्रणव अथर्वा? इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे नियॉन 3s2 3p1, गेटिंग इट? अब गैलियम के केस में आते हैं, जरा ये जरा अच्छे से देखना, इसमें हम लोग कभी कभार गलती करते हैं और एनसीईआरटी में हम लोग डायरेक्ट अगर पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो गैलियम 31 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद आता है 4s2, एंड फाइनली हो जाता है 3d10 4p1। काउंट करके देखते हैं करेक्ट है क्या, तो यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, 2 + 2 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 18 + 2, तो यहाँ तक हो गए थे 20 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 तक हो गए थे 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 में हम लोगों ने 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया तो 30, एंड उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हो गया 31। ये सबको ग्रास्प हो रहा है क्या, देखो। अब अगर इसे भी मुझे शॉर्टकट में लिखना है तो नेक्स्ट नोबल गैस नियॉन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गन, एंड आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आर्गन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इसे अभी हम लोग लिखेंगे कैसे, तो पहले आएगा आर्गन, ठीक है, तो लिख देते हैं 3p6 तक का, 3p6 तक था आर्गन। उसके बाद तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे सबसे पहले लिखा होगा 3d10, उसके बाद लिखा होगा 4s2, एंड उसके बाद लिखा होगा 4p1। अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई, हुआ क्या, पहले 4s2 था, उसके बाद 3d10 था, बट टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो तुम लोगों को 3d10 पहले दिखेगा, उसके बाद दिखता है 4s2, एंड फाइनली आता है 4p। तो करेक्ट बोल रहे हो अथर्व? यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल। मतलब क्या, तो जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट करोगे, ये फर्स्ट शेल था, दिस इज माय सेकंड शेल, दिस इज माय थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, ठीक है, तो थर्ड शेल में 3d ऑर्बिटल है, एंड फोर्थ शेल में 4s और 4p ऑर्बिटल्स है, गेटिंग इट? तो न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के नजदीक 3d ऑर्बिटल है, इसलिए इसे हम लोगों ने पहले लिखा। उसके बाद आने वाला है 4s एंड 4p, इसलिए हम लोगों ने इसको जरा बाद में लिखा। तो ये समझ में आ गया? याद रखो टेक्स्ट बुक में से तुम लोग जब रीड करोगे तो वो नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंगली भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये जरा समझ लेना। अब इंडियम, इंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग देखो करेक्ट है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ओके 5s2 4d10
5p1। ठीक है, काउंट करके देखते हैं अभी। अब हम लोगों को याद है कि 3d10 तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, तो 30 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। 30 इलेक्ट्रॉन में 4p के 6 इलेक्ट्रॉन और आ गए, उसके बाद 5s के 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, बाद में 10 इलेक्ट्रॉन 5d के, सॉरी 4d के, एंड फाइनली 5p का और एक इलेक्ट्रॉन। तो 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 10 48, 48 प्लस 1 49। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म, तो हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेक्ट है। अब आर्गन के बाद कौन सी नोबल गैस आ रही है, तो ऊपर अगर जाएंगे तो आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। ठीक है, तो 36 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक हो रहे हैं वो जरा देखते हैं। 36 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये आई गेस हो रहे थे 4p6 तक, मतलब ये हो गया क्रिप्टॉन। एंड अथर्व करेक्ट बोल रहे हो, तो हम करेक्ट थे आप। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग कौन सा ऑर्बिटल पहले लिखेंगे, तो क्रिप्टॉन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल पहले आएगा 4d10, उसके बाद आएगा 5s2 एंड फाइनली आएगा 5p1। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देख लो, तो हम करेक्ट बोल रहे हो, तो ये अच्छे से देख लो, इसका यूज हम लोग आगे यूज करने ही वाले। तो लास्ट थैलियम। थैलियम के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। 5p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5p के बाद आता है 6s, एंड 6s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। 6s के बाद आता है 5s14, सॉरी 4f14, तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके बाद आता है 5d10 एंड फाइनली आएगा 6p, एंड 6p में आएगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा करेक्ट फिलिंग हो गई है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। अब अगर याद होगा यहाँ तक 36 इलेक्ट्रॉन्स थे, 36 में 2 ऐड किया तो हो जाएगा 38, 38 में 10 ऐड किया तो हो जाएंगे 48, 48 में अगर तुम लोग 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 56, 56 में 2 ऐड किए, सॉरी 54। ठीक है, 48 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54, 54 में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 56, 56 प्लस 14 60 70, 70 में 10 80, 80 में और एक ऐड कर दे इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 81। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है सबको? अब मुझे बताओ, वेरी नाइस अथर्वा, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। तो क्रिप्टॉन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, तो क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनॉन। जेनॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो जेनॉन के अंदर, इशिता करेक्ट बोल रहे हो, जेनॉन के अंदर 54 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 5p6 तक जेनॉन के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो शॉर्टकट में अगर लिखना होगा तो शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखेंगे, जेनॉन, उसके बाद 6s से लेके 6p1 वहां तक हम लोगों को लेके जाना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4f14, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5d10, देन 6s2 एंड 6p1। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, तो ये लिख लो, कंप्लीट करो, एंड उसके बाद तुम लोगों का टास्क है ग्रुप 14 के लिए लिखना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाए तो तुम लोग लिखने वाले हो ग्रुप 14 के लिए। तो ग्रुप 14 में तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन एंड लेड की। ठीक है, ये तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए 6 14 32 50 82। ठीक है, तो आई गेस तुम लोग कर लोगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, हम लोगों ने अभी नई हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख रहे हैं ये सब, तो लिख दो, ये जरा कंप्लीट करो।
तो बाय द वे, जिस किसी को ग्रुप 14 में कुछ भी डाउट होगा तो याद रखो, तुम लोगों को सिर्फ लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया तो 2p2। एल्यूमिनियम से सिलिकॉन में जंप करेंगे तो वो हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p2। उसके बाद गैलियम से अगर तुम लोगों को आगे बढ़ना है और जाना है जर्मेनियम पे तो वो हो जाएगा 4p2। उसके बाद इंडियम से टिन में जाते वक्त ये हो जाएगा 5p2। एंड फाइनली थैलियम से लेड में जाते वक्त इट विल बिकम 6p2। ठीक है, तो तुम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा नंबर चेंज कर रहे हैं एंड तुम लोगों के आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो शुड वी मूव अहेड? अब देखो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जरा अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 13 का अगर तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे? इनर्ट गैस NH2 NP1। एंड अगर ग्रुप 14 का अगर तुम लोगों को पूछा तो इनर्ट गैस NH2 NP2। ठीक है, तो याद रखो इनकी एंडिंग हमेशा 6s2 6p1, 5s2 5p1, तो हम करेक्ट बोल रहे हैं आप, 4s2 4p1, 3s2 3p1 एंड 2s2 2p1, ऐसे ही होने वाली है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं NS2 NP1। अब किसी को डाउट आ रहा होगा तो ये भी तो है, विल जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, यूजुअली वी इग्नोर इट एंड हम लोग बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। ठीक है, तो ये लिख दो। एंड अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो तुम लोगों को समझ में आना ही चाहिए, तो हम लोग जरा आराम से जाएंगे अच्छे से एक एक चीज देखते हुए। एंड टॉपिक्स नेम इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट ये यूजुअली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही दिखता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दो। ऑब्जर्व्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही हम लोगों को दिखने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, पी ब्लॉक में मिल रहा है। अब पी ब्लॉक में भी लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स है, लास्ट के 3 एलिमेंट्स मतलब कौन से? तो ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप, ओके देखो, बोरॉन जो था वो पीरियड 2 का है, एल्यूमिनियम जो है वो पीरियड 3 का है, एंड गैलियम जो है वो पीरियड 4 का है। तो ये पीरियड 4 के बाद, लास्ट के 3 मैंने बोला था, तो पीरियड 4 के बाद मैंने गलती से ग्रुप लिख दिया था। इट इज ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, तो इसका मीनिंग एंड ऑल हम लोग देखने ही वाले हैं, बट पहली चीज तुम लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है क्या लास्ट के? ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है क्या? तो नहीं, अगेन दिस इज न्यू हेडिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नया सब टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब सो हम करेक्ट बोल रहे हो, तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स, ठीक है, लास्ट के 3 एलिमेंट्स में तुम लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है? लास्ट के 3 एलिमेंट्स में तुम लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। बाकी स्टूडेंट्स कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डिफरेंस है लास्ट के 3 एलिमेंट्स में? अरे तुम लोगों से अगर आंसर आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जरा आंसर दो। ओके, तो अगर तुम लोग लास्ट के 3 एलिमेंट्स देखोगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हो, तो देखो पहले जो एलिमेंट्स थे वो NS2 NP1 ऐसे ही थे। ठीक है, NS2 NP1 इतना ही था, बट लास्ट के 3 एलिमेंट्स में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे तुम लोगों को डी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा का दिखेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा के आ गए जो पहले नहीं थे। अब
सेकंड लास्ट में अगर देखोगे, मतलब इंडियम में अगर देखोगे, तो यहाँ पे 4d के इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा क्या आ गए। एंड अगर थैलियम में देखेंगे तो यहाँ पे 4s और 5d, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा क्या आ गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा सा अलग मिलने वाला है। अब अगर तुम लोगों को पूछे कि सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें दिखना चाहिए, तो क्या लगता है किसमें दिखेगा। गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें दिखना चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, थैलियम में दिखेगा, क्योंकि थैलियम में सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, थैलियम में एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये जो बाहर से एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा के आ रहे हैं, उसके वजह से कुछ तो एक्सेप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एंड उस एक्सेप्शन को हम लोग नाम देने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हाँ, बाय द वे, डी और एफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है। डी और एफ ऑर्बिटल के बारे में हम लोगों को कुछ तो एक चीज पता है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। कुछ आइडिया है तुम लोगों को, कुछ याद है। हाँ, सो हम करेक्ट बोल रहे हो। तो याद रखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पुअर शील्डिंग, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना जिसने पुअर शील्डिंग ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहा है। मैडम करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो सबको शील्डिंग इफेक्ट तो पता ही है, ठीक है, ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा है। तो अगेन वापस एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट के थोड़े पॉइंट्स याद दिला देता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 4, 5, 6 एलिमेंट्स ओनली। पी ब्लॉक में भी पीरियड 4, 5, 6 के एलिमेंट्स में ही दिखेगा। एंड इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे सबको पता रहना चाहिए, बट जिस किसी को कुछ डाउट होगा तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। देखो होता कैसे है, शील्ड करना मतलब क्या, तो प्रोटेक्ट करना या फिर किसी चीज को रोकना। तो शील्डिंग इफेक्ट में हम लोग क्या रोकने वाले हैं, तो प्रोटॉन है। जिस किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, बट जिसे अगर डाउट होगा या फिर भूल गए हो तो एक बार देख लो। ये प्रोटॉन है और इसको हम लोगों को शील्ड करना है, प्रॉपरली शील्ड करना है। तो होगा क्या, आजू बाजू में इसके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी शील्डिंग करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ओरिएंटेड दिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब वेव नेचर में रहते हैं, तो मैं ऐसे डॉट 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 दिखा रहा हूँ। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है। करेक्ट बोल रहे हो प्रणव, ये एस ऑर्बिटल है। वेरी नाइस, ठीक है। अब याद रखो, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। एस ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ओरिएंट होने लग गए, तो मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, या फिर ये कौन सा शेल हो गया। ऑब्वियसली ये पी शेल हो गया। अब मुझे बताओ, अगेन ये पी ऑर्बिटल जो है, ये पी ऑर्बिटल जो है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब तुम लोग लॉजिक मुझे बताओ, यहाँ पे जो ये स्फीयर बनने बनने वाला है, ठीक है, ये स्फीयर जो बनने वाला है, इसके अंदर, पूरे स्फीयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे जो तुम लोगों के लोब्स दिख रहे हैं, इसके अंदर पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं क्या। एक लोब के अंदर पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या लगता है। तो ऑब्वियस है नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है और उनको ऊपर भी रहना है और नीचे भी रहना है। तो अभी हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि ऊपर के लोब में एक इलेक्ट्रॉन है और नीचे के लोब में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, दो लोब्स है, तो ऊपर के इसमें एक इलेक्ट्रॉन, नीचे के इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपोजिट स्पिन वाले, करेक्ट। यहाँ पे डी ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं, तो डी ऑर्बिटल ये तो ऐसे चार लोग के साथ रहता है,
ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डी ऑर्बिटल। एंड अगर देखोगे तो मैंने इसमें ना डॉट्स कम बनाए हैं, तुम लोग भी हो सके तो ऐसे ही ड्रॉ करना। मुझे बताओ डॉट्स कम बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कम होने वाली है। दिस इज माई डी ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसे जस्ट प्रैक्टिकली सोचने जाऊं तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, सॉरी हर एक ऑर्बिटल नहीं, हर एक लोब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे प्रैक्टिकली? तो यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसे हम लोग बोल पाएंगे। याद रखो ऑर्बिटल ये वेव नेचर की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग हाफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ प्रोटॉन के चार्ज को, यहाँ पे अंदर की तरफ बीच में प्रोटॉन है, इसके चार्ज को अगर मुझे शील्ड करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको अच्छे से शील्ड कर पाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्ड कर पाएगा, या हाफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्ड कर पाएगा? क्या लगता है? ऑब्वियसली डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड कर पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या? तो शील्ड करना मतलब रोकना या फिर प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटॉन है उसको बाहर जाने से, मतलब उसका चार्ज बाहर भेजने से रोकना है। तो अगर मेरे पास प्रॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्ड कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, सॉरी प्रोटॉनिक चार्ज बाहर नहीं जा पाएगा। बट यहाँ पे तो एक एक ही फिल्डर रखा है मैंने, और यहाँ पे तो आधा फिल्डर है सिर्फ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। याद रखो इसके बाद एफ ऑर्बिटल आएगा, करेक्ट बोल रहे हो, एफ में 1/4 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये मैं तुम लोगों को जस्ट एक थ्योरेटिकल बता रहा हुआ, ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन 1/4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? जस्ट मैं प्रैक्टिकली तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है? पहले मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन ही बचा, एंड फिर आधा इलेक्ट्रॉन और फिर 1/4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होते जा रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शील्डिंग मतलब क्या? तो रोकना या फिर प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, तो वो भी क्या होगा? कम होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। जिस किसी को डाउट होगा, समझ में आ गया है सबको शील्डिंग इफेक्ट क्या है? मैं जरा ऐसे शॉर्ट में ही बता पाऊंगा, अभी ज्यादा टाइम हम लोग दे नहीं पाएंगे इसे। तो कंक्लूजन क्या है इसमें से? हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला? तो कंक्लूजन इज दिस, दैट एस ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद आता है पी ऑर्बिटल, फिर आता है डी, एंड उसके बाद एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम रहने वाला है, ठीक है? तो एस पी डी एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट रहता है एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, हाई शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? एंड इन दोनों का रहता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एस ई स्टैंड्स फॉर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? तो ये था शील्डिंग इफेक्ट। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना? देखो जरा, अगर भूल गए रहोगे तो याद आ गया सबको शील्डिंग इफेक्ट क्या था? बहुत पहले हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बाय द वे तुम लोगों के एग्जाम्स तो होते ही रहती है, सर तो तुम जूम आउट करना। लोग ओके लिखना है, लिख लो। मुझे बोलना है, मतलब मैं बोल रहा था कि एग्जाम से तुम लोगों की हो ही रही है हमेशा, तो सिलेबस वैसे ही रिवाइज करते रहना, ठीक है? तो तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। कुछ लोग भूल गए, जिनको अभी भी शील्डिंग इफेक्ट याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी नाइस। बट जो लोग भूल रहे हैं, मतलब वो एग्जाम सीरियसली ले नहीं रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, तो रिविजन करते रहना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर हम लोग आने वाले थे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। अगर तुम लोगों ने तुम लोगों को किसी ने पूछा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है, तुम लोग क्या बोलोगे? तो द रीजन फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट इज पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है? तो चलो देखते हैं अभी एग्जैक्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। इसके लिए मैं 2 एलिमेंट्स का एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है गैलियम, ठीक है? एल्यूमिनियम के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? एल्यूमिनियम के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? एल्यूमिनियम के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता।
एल्यूमिनियम में रहते हैं 13 प्रोटॉन्स, ठीक है, दिस इज 30 ना, 13 प्रोटॉन्स, और एल्यूमिनियम के अंदर प्रेजेंट है टोटल 3 शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। ओके, दिख रहा है ये एल्यूमिनियम सबको। अब जरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट शेल में एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने थे? तो 8 थे, 2s2, 2p6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने लिखी है। एंड थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट बोल रहे हो तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2 एंड 3। आई गेस ये डायग्राम सबको हजम हो रही होगी, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, अज्यूम करो कि आईपीएल की मैच चालू है, ठीक है। एंड आईपीएल के मैच में ये यहाँ पे वही मतलब क्रिकेट का पिच है, एंड वहां पे से कोई फील्डर ऐसे, मतलब फील्डर नहीं, बैट्समैन बॉल फेंकेगा, एंड बॉल फेंकने के बाद ये बॉल ऐसे बाहर आया और ये कैच हो गई। क्यों कैच पकड़ी जा रही है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के चार्ज को बाहर जाने नहीं दे रहे। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन अपना बैट्समैन है जो अपने बॉल को बाहर भेजना चाह रहा है, मतलब अपने चार्ज को बाहर भेजना चाह रहे हैं, बट ये अंदर की तरफ जो फील्डर्स हैं वो बॉल को बाहर जाने देंगे क्या? मतलब बाउंड्री जाने वाली है क्या? ये तो पावर प्लेयर वाले हो गए जो एकदम नजदीक प्रेजेंट रहने वाले, ठीक है। तो इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत तगड़ा है। इन शॉर्ट इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, एंड ये अपने प्रोटॉन के चार्ज को, यानी कि अपने बैट्समैन के बॉल को बाहर जाने नहीं देने वाले हैं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? टाइट फील्डिंग हो रही है, वेरी नाइस, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें तुम लोग कैसे भी किधर भी बॉल फेंको, बॉल मारो, कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, अब जरा गैलियम के पास जाते हैं। मुझे बताओ, डायरेक्ट 6 मारा तो डायरेक्ट 6 नहीं जा पाएगा, बाउंड्री है, मतलब डायरेक्ट 6 आउट है, ठीक है। वो गली क्रिकेट रहता है ना वैसे। तो अब गैलियम के केस में आते हैं। मुझे बताओ गैलियम के केस में +31 चार्ज, मतलब बैट्समैन तगड़ा है या नहीं है? प्रोटोनिक चार्ज बढ़ गया, तो मुझे बताओ कि बैट्समैन तगड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो यप, बैट्समैन एकदम पावरफुल आ गया। अब यहाँ पे फील्डिंग अगर देखोगे तो जरा उसके ऊपर जरा फोकस करते हैं। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे ड्राइंग में? ओके, कुछ गड़बड़ लग रही होगी तो सही पकड़े हो, अगर नहीं लग रही है तो भी चलेगा, हम लोग बाद में उसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी के लिए हाँ करेक्ट बोल रहे हो सोहम। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग भरने जाएंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने लिखी हुई है, जरा एक बार चेक करना, ठीक है। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? गैलियम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो हम थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक है आपका, या फिर टाइपिंग में मिस्टेक है? ओके, टाइपिंग में मिस्टेक था, करेक्ट बोल रहे हो। तो अब थर्ड शेल में अगर देखेंगे तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है गैलियम के? 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p6, 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3d10, 3d के भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने हो गए? 18। ओम करेक्ट बोल रहे हो। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड शेल ऑफ गैलियम, ठीक है। तो थर्ड शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6, बहुत कम डिस्टेंस पे हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड इधर स्पेस है क्या? 18, ठीक है। एंड फोर्थ शेल में 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे बताओ शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, एल्यूमिनियम में या गैलियम में? सोच के बताओ, शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, एल्यूमिनियम में या गैलियम में? गैलियम में। ऑब्वियसली तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो गैलियम में तुम लोगों को फिल्डर्स बहुत दिखेंगे, दिख रहे फिल्डर्स, इलेक्ट्रॉन हर एक जगह पे है। मतलब गैलियम का प्रोटॉन अगर बॉल फेंकना चाहे, मतलब अपना पॉजिटिव चार्ज बाहर भेजना चाहे,
तो होगा ही नहीं, ठीक है, वो जाना चाहिए ही नहीं। बट हम लोगों को पता है आईपीएल में हर साल फील्डर्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सीन है, ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे 10 फील्डर्स जो है वो हम लोगों ने खरीद लिए हैं, ठीक है, पैसे देके खरीद लिए हैं। बांग्लादेश वाले फील्डर्स है, ओके। तो हम लोगों ने उनको ब्राइब कर लिया है, मीन्स दे विल प्रोवाइड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये फील्डिंग करेंगे ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे टोटल 10 फील्डर्स जो है वो खरीदे हुए हैं। वो फील्डिंग करने ही नहीं वाले, मतलब इनकी शील्डिंग इफेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब अपना बैट्समैन जो है, बहुत पैसा है अपने पास, बराबर। अपना बैट्समैन जो है पहले से वो तगड़ा है, वो तो बहुत तोड़ तोड़ के खेलने वाले हैं, अच्छा खासा मारने वाले बैट्स। बट फील्डर जो है वो फील्डिंग करने ही नहीं वाले। तो मुझे बताओ अभी प्रोटोनिक चार्ज बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यहाँ पे 31 प्रोटोनिक चार्ज है, यहाँ पे 13 ही था, यहाँ पे 31 है, मतलब चार्ज भी बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन को भी हम लोगों ने खरीद लिया है, शील्डिंग इफेक्ट दिखाने नहीं वाले। तो इस टाइम पे ये आराम से बाहर की तरफ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको? प्रोटोनिक चार्ज बाहर क्यों जाने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को एकदम टाइटली होल्ड करके रखेगा। ये बाहर की तरफ जा पा रहा है, why? Because of poor shielding effect of d orbital. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये बाद में तुम लोगों को थियरी में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट बोल रहे हो प्रणव? अब यहाँ पे चार्ज बाहर चला गया, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स आप टाइटली हेल्ड और लूजली हेल्ड। चार्ज बाहर जाने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स दे आर नाउ टाइटली हेल्ड और लूजली हेल्ड। बिकॉज ऑफ टाइटली हेल्ड, बराबर। बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, outermost electrons are tightly held, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो शील्डिंग अच्छी खासी हो रही है, यहाँ के फील्डर्स अच्छे खासे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटोनिक चार्ज बाहर जाएगा वो बहुत कम जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, लूजली हेल्ड। देख लो ये, और अच्छे से डायग्राम भी बना लो, ठीक है। ये जब तुम लोग टेक्स्ट बुक में से रीड करोगे तो तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है समझने के लिए, इसलिए ये टाइम लेके मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो तो जरा आगे बढ़े। अभी तक शेडिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे बताओ, इन दोनों का मैंने आयनाइजेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। एल्यूमिनियम को भी आयनाइज कर रहा हूँ और गैलियम को भी आयनाइज कर रहा हूँ। कौन इजीली आयनाइज होगा? अभी हम लोग जाने वाले हैं ऑक्सीडेशन की तरफ, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयनाइजेशन किसका इजीली होगा? आयनाइजेशन, अथर्व प्रणव करेक्ट आंसर है। हम्म। तो आयनाइजेशन मतलब क्या? तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, ठीक है। तो मैं कौन से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकाल पाऊंगा? आयनाइजेशन किसका इजीली होगा? सोम सावंत करेक्ट आंसर है। मीत करेक्ट। तो एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन इजीली होगा बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में से जब मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाऊंगा तो ये इजीली निकल जाएंगे, एंड, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन लोग इजीली निकाल पाएंगे बिकॉज दे आर लूजली हेल्ड। इसी का करेक्ट आंसर था आपका। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड रहने की वजह से इजीली निकल जाएंगे। अब मुझे बताओ, एल्यूमिनियम में से मैंने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम में से मैंने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आएगा +3, मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अब जरा गैलियम के पास आते हैं। मुझे बताओ गैलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्या?
तो गैलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बिल्कुल इजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स है टाइटली हेल्ड, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने कोशिश की तो एक इलेक्ट्रॉन में निकाल पाया, कोशिश की तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो गैलियम का आएगा गुस्सा, एंड उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स को एकदम और टाइटली होल्ड करके रखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स को उसने एकदम टाइटली होल्ड करके रखा है। तो मुझे बता, गैलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बाकी के दो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेंगे क्या? करेक्ट बोल रहे हो सर। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन अभी इजीली नहीं निकलने वाले, तो गैलियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, बट बाकी के दो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो गैलियम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा दिखाएगा? +1, कि भाई मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा। बट हम लोग भी जिद्दी। मुझे बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल है क्या? अगर मैंने इसको और बहुत ज्यादा फोर्स दिया, जरूरत से बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल ही जाएंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये दो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा एनर्जी दी तो ये दोनों भी निकलने ही वाले हैं, ठीक है। तो +1 तो था, उसके साथ दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी कौन सी दिखेगी? तो +3 दिखेगी। टिल दिस एनी प्रॉब्लम? नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन नहीं होगा। न्यूक्लियर फिशन के लिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अब दिस वाज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था? तो देखो, हम लोग पहला एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाते हैं, हम लोग पहला एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाते हैं, बट बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं निकलते। अब जो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेंगे, जो चीज इजीली रिएक्ट नहीं करती या फिर इजीली निकलती नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक पूरी पेयर जो है वो इनर्ट थी ना, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये किसके वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। देखो, मैंने क्या बोला वो तुम लोगों को समझा कि अभी भी कुछ डाउट है? ये एक बार हजम कर लो, स्टेप बाय स्टेप वापस मैं तुम लोगों को एक बार बता रहा हूँ। हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, गैलियम में 10 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे। 10 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत पुअर शेडिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली होल्ड करके रखे हैं गैलियम में। अब गैलियम में से पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग चाहिए तो निकाल दे, ठीक है, निकल जाता है, बट उसके बाद वाले जो दो जो बचते हैं वो और टाइटली होल्ड करके रखेगा, इजीली छोड़ेगा ही नहीं। एंड जिसकी वजह से हम लोगों को दिखता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है वो इनर्ट रह जाएगी, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो ये जरा हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। आज ब्रेक नहीं होगा, बहुत छोटा लेक्चर ही होने वाला है आज, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर जरा अच्छे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बोरॉन, इनकी मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस एक बार लिख के दे देता हूँ। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का था नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का था आर्गन 3d10 4s2 4p1, इंडियम का है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, and thallium is xenon 4f14 5d10 6s2 6p1, ठीक है। तो अब नहीं अथर्वा, गैलियम में सिर्फ +1 नहीं आएगा, +1 के साथ +3 भी है, बट इजीली कौन सा अचीव होगा? तो इजीली अचीव होगा +1,
एंड फिर उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी अगर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी तो +3 अवेलेबल होगा। ठीक है, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अब बेरिलियम में क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं। अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो ये +1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल ही जाएगा, उसके बाद बाकी के 2 भी निकल जाएंगे, तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये +3 में एग्जिस्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम में भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये 1 तो निकल ही जाएगा, उसके बाद बाद के 2 भी निकल जाएंगे, तो इवन दिस विल शो +3। बट गैलियम में क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो पी के इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, बट एस के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे क्या, तो नहीं। तो याद रखो इनर्ट पेयर किसकी रहती है, तो इनर्ट पेयर रहती है एस ऑर्बिटल की। आईपीई इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन सी शेल या फिर कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, तो 4s या फिर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है। तो यहाँ पे पी के इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकलेंगे, पी के इलेक्ट्रॉन अगर इजीली निकले तो +1, बट एस के निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एंड बहुत एनर्जी देने के बाद एस के निकलेंगे, तब जाके बनेगा +3। नहीं प्रणव, वैसे कुछ कंपल्शन नहीं है, मेटलॉइड का यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा। अब इंडियम की तरफ जाते हैं। इंडियम में भी ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजीली निकल जाएगा, तो +1, बट सिंस इट कंटेन्स डी ऑर्बिटल विच शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर्ट पेयर में चले जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, तो इट विल शो +1 एंड +3। लाइकवाइज अब थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे मैक्सिमम दिखेगा। क्यों मैक्सिमम दिखेगा, देख अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 10 प्लेयर खरीदे थे, बराबर ना, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स खरीदे थे जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे 10 फाइडी के एंड 14 एफ के, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स है जो शील्डिंग करने ही नहीं वाले हैं। तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम दिखता है, एंड मैक्सिमम दिखने की वजह से इंडियम +1 में ही ज्यादा करके हम लोगों को दिखने वाला है। इंडियम ये हम लोगों को हमेशा +1 में ही दिखने वाला है, बहुत रेयरली +3 में दिखेगा। तो ये बहुत रेयरली होने की वजह से मैं सिर्फ +1 लिख के देना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना, फिर भी बाद में डाउट नहीं आना चाहिए कि ये +3 में रहता ही नहीं, ऐसा +3 वेरी रेयरली। ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम +1 में कभी नहीं रहते। ओके, मैंने गलती से थैलियम के बदले आएगा इंडियम बोला था, तो इंडियम +3 में बहुत रेयरली चला जाता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। अब ग्रुप 14 के लिए तुम लोग खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने वाले हो, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता हूँ एक बार। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, कार्बन की थी हीलियम 2s2 2p2, सिलिकॉन की थी नियॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम की थी आर्गन 3d10 4s2 4p2, टिन क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2 एंड xenon 4f14 5d10 6s2 6p2। ठीक है, ओके, सो हम वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। इसमें कोई बताना चाहेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आएंगी, तो देखो कार्बन के लिए इधर लिख दो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यूजुअली देखते ही नहीं है, क्योंकि ये +4 से -4 सब कुछ दिखा देगा। रेडॉक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है, कार्बन +4 से -4 किधर भी जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल याद दिला देता हूँ, CH4 एंड CO2। CH4 में ये -4 में है एंड CO2 में ये +4 में है, तो -4 से +4 ये किधर भी जा सकता है। वाई, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। बट सिलिकॉन की तरफ अगर हम लोग आएंगे, सिलिकॉन में कैसे होगा, P में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और S में से भी इजीली निकल गए। क्यों निकले, बिकॉज देयर इज नो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, ये दिखाएगा +4।
जर्मेनियम की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो जर्मेनियम p के 2 इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, बट मुझे बताओ s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन इजीली देगा क्या? तो ये चले जाएंगे इनर्ट पेयर में, और इनर्ट पेयर की वजह से पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, बट उसके बाद वाले 2 इलेक्ट्रॉन इजीली देगा नहीं, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा +4 +2। फॉलो हो रहा है सबको? यहाँ पे भी ये 2 इजीली निकल जाएंगे, तो +2 हो सकता है। +4 करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। एंड लाइकवाइज लेड, लेड में याद रखना मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है, और जब मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखेगा तो इट विल ओनली शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +4 हो सकता है बट बहुत रेयरली। ठीक है, तो अगेन ऊपर जैसे लिखा था वो वैसे ही ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, इट कैन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी रेयरली। ठीक है, तो कर दो कंप्लीट ये जरा लिख के। याद रखो इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल चीजें भी पूछी जाती हैं, तो समझ में आ गया होगा होपफुली सबको। ओके, हो गया सबका लिख के? कंटिन्यू करें? चलो ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ कॉमन जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए वैसे क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। Which one is better oxidizing agent? ये लास्ट टाइम किसी ने तो ऑफलाइन सेशन में भी मुझे पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। InCl3, InCl, C, TlCl3 एंड D, TlCl। ठीक है, तो इन चारों में से विच वन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हम लोगों को देखना है। तो ये रेडॉक्स के साथ क्लब किया हुआ क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसके क्वेश्चन ऐसे टाइप के दिखेंगे तुम लोगों को। तो हम वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है, गुड। ओके, तो चलो मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ तुम लोगों को पहले। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीत करेक्ट आंसर है आपका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करता क्या है? ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है। अगर तुम लोगों को याद होगा, एजेंट का काम क्या है कि वो उसका काम करे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजेस अदर्स। ये
किसी और कंपाउंड या फिर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने वाला है। ठीक है, इशिता वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। एंड सामने वाले को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका खुद का क्या होगा? रिड्यूसेस इटसेल्फ। एंड रिडक्शन होते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज होता है। ये 3 पॉइंट तुम लोगों को याद रहने चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ठीक है, अब रिडक्शन जब होगा तो कोई एक एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन नंबर से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। मतलब अगर तुम लोगों के पास कोई एक मेटल है जो +3 में था समझ लो, ठीक है, तो वो जब रिड्यूस होगा तो इट इज गोइंग इन +1। अब +3 से +1 में जा रहा है, मतलब वो स्टेबल होना चाहिए। +1 में वो कब जाएगा? व्हेन इट इज मोर स्टेबल। ये +1 में जाने के लिए इसके पास कुछ रीजन होना चाहिए ना। तो व्हेन इट इज मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल गो इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये +3 से +1 में जाने के लिए इसके पास एक रीजन रहना चाहिए, और वो रीजन क्या रहेगा कि भाई ये +1 में जा रहा है तो इट इज बिकमिंग मोर स्टेबल। अब मुझे बताओ, प्रणव करेक्ट बोल रहे हो अभी आप, तो मुझे बताओ इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो +1 में जाके बहुत स्टेबल हो जाएगी? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो +1 में जाके बहुत स्टेबल हो जाएगी? बाकी के लोग आंसर दो। पहले तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो। क्लोरीन -1 रहता है, तो क्लोरीन अगर -1 तो इंडियम हो जाएगा +3, यहाँ पे ये हो जाएगा +1, थैलियम यहाँ पे +3 एंड इंडियम यहाँ पे +1। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके स्टेबल होगा? तो देखो याद रखो, तुम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है जो खुद रिड्यूस होगा। अब पहली चीज मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये पहले से +1 में है। मुझे बताओ, अगर कोई चीज पहले से +1 में है तो वो और नीचे जाएगी क्या? आदित्य करेक्ट बोल रहे हो। अगर कोई चीज पहले से +1 में है तो वो और नीचे थोड़ी ना जा पाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों को +3 से +1 में जाना है। तो मैं करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है। तो अब बचा कौन? तो इंडियम +3 वाला या फिर थैलियम +3 वाला। अब इन दोनों में से कौन इजीली +1 में जाएगा? तो मेरे ख्याल से कहाँ पे गए, हाँ, थैलियम। थैलियम इज मोस्ट स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ओवर हियर करेक्ट आंसर इज थैलियम। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं। विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑप्शन ए Cl+3, ऑप्शन बी आयन +3, ऑप्शन सी Cl+1 एंड ऑप्शन डी आयन+1। अभी मैंने तुम लोगों को सिर्फ उनके आयंस दे दिए। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखनी थी, बट नीचे वाला थोड़ा इजी हो गया। तो हम करेक्ट आंसर है हमारी, प्रणव करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके, तो देखो वापस एक बार, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए, तब हम लोग आंसर कर पाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स, ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा एंड खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। एंड ऑक्सीडेशन होते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ओके, सबके आंसर अभी आ रहे हैं, सबके आंसर करेक्ट है। प्रणव करेक्ट आंसर था आपका, आदित्य गहूकर करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है, प्रणवी करेक्ट आंसर है। तो देखो ये लो हायर ऑक्सीडेशन से, ओके मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, बराबर है, ठीक है। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाने वाले, ठीक है। ये रिडक्शन होते वक्त रिड्यूसिंग एजेंट ये लोअर ऑक्सीडेशन से हायर ऑक्सीडेशन की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास कोई एक मेटल है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा और हायर में चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पहले से कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि अथर्व करेक्ट बोल रहे हो। +3 ये पहले से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और आगे तो जा ही नहीं सकता। अगर और आगे नहीं जा सकता तो बात ही खत्म। तुम लोगों को सोचना है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में +1 से +3 में जाके कौन स्टेबल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में +3 में जाके कौन स्टेबल होगा, तो जरा देखते हो ऊपर जाके। मुझे बताओ, थैलियम +3 में जाके स्टेबल होने वाला है क्या? दिस थिंग अकर्स वेरी रेयरली। जो चीज बहुत रेयरली होने वाली है वो होने के चांसेस ही नहीं है। +3 में जाके थैलियम अनस्टेबल होता है, करेक्ट बोल रहे हो प्रणव। तो +3 में जाके कौन स्टेबल होगा? तो +3 में जाके हमारा इंडियम स्टेबल होगा। इंडियम कैन इजिली मूव फ्रॉम +1 टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? उसी बदले हमारा थैलियम ये कभी भी +3 में इजिली नहीं जाएगा। देखो, ये दोनों में से कोई एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले आके गए हैं एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से करना ये। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, विच वन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन होगा तो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, एंड खुद रिड्यूस होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला कौन स्टेबल होगा वो तुम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ए SNO, ऑप्शन बी CBO, ऑप्शन सी SNO2 एंड ऑप्शन डी PbO2। तो हम करेक्ट आंसर है। तो तुम लोगों को अभी रिडक्शन होने वाली चीज चाहिए, जो प्रणव प्रणव करेक्ट आंसर है। तो जो चीज इजिली रिड्यूस हो सके, बताओ कौन है? जो चीज रिड्यूस होके स्टेबल बने। इशिता करेक्ट आंसर है। हायर टू लोअर जाते वक्त स्टेबल होना चाहिए। मिथ करेक्ट आंसर है। देखो, तुम लोग है ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन स्टेबल है वो बता रहे हो। आदित्य गहुकर करेक्ट आंसर है, और प्रणवी करेक्ट आंसर है। प्रेक्षा करेक्ट आंसर था। नेहा करेक्ट आंसर है आपका। ओके, तो बहुत लोगों को अभी ग्रास्प हो रहा है आई गेस, वेरी नाइस। ओम बेलो से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए। तो हायर में से लोअर में जाने के बाद इट शुड बिकम स्टेबल। अब हायर में से लोअर में जाके कौन स्टेबल बनता है वो देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, ये +2 +2 +4 +4। पहली बात, ये दोनों पहले ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये पहले से लोअर में है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये पहले से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लोअर में तो जा ही नहीं सकते। तो 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तुम लोग ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में टिन और लेड में कौन लोअर स्टेट में इजीली जा पाएगा? तो उत्तरा करेक्ट आंसर है। तो सीबी, देखो +2 मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही लोअर में जाके स्टेबल बनने वाला है। तो PbO2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरा गेट एग्जाम का रिजल्ट, रैंक मेरी थोड़ी सी इस टाइम मतलब अनडिजायरेबल थी। ठीक है, तो ये लिख दो, नहीं आया अच्छा रिजल्ट मेरा अनलकीली, सैडली। मेरी रैंक बढ़ गई जो मुझे कम करनी थी। लेट इट बी, नेक्स्ट टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और 5 का मल्टीपल भी नहीं आया बराबर।
वो भी स्ट्रीक खत्म हो गई मेरी 5 के मल्टीपल में आने की। एटलीस्ट 185 आता तो 5 का मल्टीपल रह जाता। ओके, एनीहो, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू आदित्य, करेंगे करेंगे नेक्स्ट टाइम। और हम तो ना, यहाँ पे यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। अब 30 हो गया है ना। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर दिया है, तो वी कैन स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एक जरा तुम लोगों को हल्का फुल्का लेक्चर, इसके पहले वाले बहुत हेवी हेवी लेक्चर लिया ना हम लोगों ने, तो आज जरा थोड़ा कम कर देते, ठीक है। तो वी कैन स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। एवरीवन।